आज ये वीडियो आपकी बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी करने में आपकी बहुत मदद करेगी, क्योंकि आज मैं आपको इस वीडियो में कक्षा 10वीं की इंग्लिश की बुक जिसका नाम फर्स्ट फ्लाइट है, इस बुक के पोयम में से आने वाले सभी 5 नंबर वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाऊंगा। इसके अलावा इसी बुक के पाठों के क्वेश्चन आंसर यानी कि चैप्टर में जो 5-5 नंबर वाले क्वेश्चन आते हैं उसकी वीडियो भी मैंने कल अपने चैनल पर अपलोड कर दी थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ से आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। अगर आप इन दोनों वीडियो को देख लेते हैं तो इस बुक यानी कि जो जिसका नाम है फर्स्ट फ्लाइट, इस बुक के जितने भी 5 नंबर वाले क्वेश्चन हैं उनकी तैयारी आपकी हो जाएगी। अब पोइट्री का पहला क्वेश्चन देखते हैं। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है ये। पहला क्वेश्चन है, डिस्क्राइब ब्रीफली द सीन डिस्क्राइब्ड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट इन डस्ट ऑफ स्नो। डिस्क्राइब का मतलब होता है वर्णन करें, ब्रीफली मतलब संक्षिप्त में, संक्षिप्त का मतलब होता है छोटे रूप में। द सीन का मतलब होता है दृश्य। डिस्क्राइब्ड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट, जिसका वर्णन किया था, डिस्क्राइब किया गया था रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा। रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो हैं डस्ट ऑफ स्नो इस कविता के पोएट हैं यानी कि कवि हैं। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने डस्ट ऑफ स्नो के अंदर जिस दृश्य के बारे में डिस्क्राइब किया है उसको, उस दृश्य को डिस्क्राइब करना है संक्षिप्त में। तो अब आंसर देखें। आंसर है, इट वाज ए वेरी कोल्ड डे। इट का मतलब होता है यह है, वाज मतलब था, ए वेरी कोल्ड डे यानी कि बहुत ही ठंडा दिन, यानी कि ये एक बहुत ठंडा दिन था। द पोएट वाज अंडर ए हेमलॉक ट्री। द पोएट मतलब कवि, वाज मतलब था, अंडर मतलब नीचे, ए हेमलॉक ट्री यानी कि एक हेमलॉक ट्री के नीचे, यानी कि कवि जो था एक हेमलॉक ट्री के नीचे था। ही वाज वेरी सैड, वो बहुत उदास था। ए क्रो वाज सिटिंग ऑन द हेमलॉक ट्री। ए क्रो यानी कि कोआ, वाज था यानी उसके बाद है सिटिंग यानी कि बैठा हुआ था, ऑन द हेमलॉक ट्री यानी कि हेमलॉक के पेड़ पर, ये नाम है पेड़ का। द क्रो सोक द ट्री, जो कोआ है सोक करता है यानी कि हिलाता है पेड़ को, यानी कि कोआ पेड़ को हिलाता है। डस्ट ऑफ स्नो, डस्ट का मतलब होता है धूल। ऑफ स्नो यानी कि बर्फ़ की धूल, यानी कि जो बर्फ़ जो पहाड़ों पर गिरती है, जो पेड़ों के ऊपर अटक जाती है यानी कि पेड़ों के ऊपर गिरती है, वो एक धूल के रूप में जमा हो जाती है, यानी कि छोटे छोटे टुकड़े होते हैं बर्फ़ के। फेल ऑन द पोएट, वो गिरते हैं कवि के ऊपर। इट ब्रोट ए सडन चेंज, ब्रोट मतलब लाना, ए सडन चेंज मतलब अचानक बदलाव। चेंज होता है बदलाव, सडन मतलब अचानक ही बदलाव ला देते हैं। पोएट्स मूड यानी कि कवि के मूड में, यानी कि उसके ऊपर बर्फ़ गिरती है और कवि का जो मूड था वो बदल जाता है, यानी कि उसको अच्छा महसूस होता है बर्फ़ गिरने के बाद। इन दिस वे, इस प्रकार, ही मतलब वह, सेव्ड मतलब बचा लेता है, सम पार्ट ऑफ द डे मतलब दिन का कुछ हिस्सा, विच वाज गोइंग टू बी रूइंड, जो क्या होने वाला था, बर्बाद होने वाला था। यानी कि कवि जो है बर्फ़ गिरने से पहले उदास था और जैसे ही उसके ऊपर बर्फ़ गिरती है तो उसके बाद जो है वो खुश हो जाता है, यानी कि उसका मूड चेंज हो जाता है। तो इस प्रकार उसका पूरा दिन उदासी में जाने से बच जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट आर द टू ओपिनियंस ऑफ पीपल अबाउट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। व्हाट आर द टू ओपिनियंस, ओपिनियंस होती है राय, विचार, यानी कि कौन से दो विचार हैं, ऑफ पीपल मतलब लोगों के, अबाउट द एंड, अबाउट का मतलब होता है के बारे में, द एंड अंत, ऑफ द वर्ल्ड मतलब दुनिया के अंत, यानी कि दुनिया के अंत के बारे में लोगों के कौन से दो राय हैं या दो विचार हैं। व्हाट इज़ द पोएट स्टैंड, और कवि जो है किसके साथ हैं, यानी कि कवि का क्या स्टैंड है। और यही क्वेश्चन जो है दूसरे तरीके से भी पूछा जा सकता है, इसलिए यहाँ पर और में दिया गया है ये क्वेश्चन। राइट डाउन यानी कि लिखें, टू डिफरेंट व्यूज़, दो अलग, डिफरेंट व्यूज़ मतलब दो अलग नज़रिए, व्यू का मतलब होता है नज़रिया, अबाउट के बारे में, द एंड ऑफ द वर्ल्ड मतलब दुनिया के अंत के बारे में। कहता है कि यहाँ पर दुनिया के अंत के बारे में दो नज़रिए यानी कि दो जो व्यू हैं उनको लिखें। आंसर देखें।
देर आर टू डिफरेंट ओपिनियंस, यहाँ पर हैं दो अलग अलग विचार या फिर राय, दो अलग अलग राय हैं। ऑफ द पीपल मतलब लोगों की, अबाउट द एंड ऑफ द वर्ल्ड दुनिया के अंत के बारे में। सम से कुछ कहते हैं, इट विल एंड इन फायर कि इसका अंत होगा आग से। बट अदर से परंतु दूसरे कहते हैं, इट विल एंड इन आइस कि इसका अंत होगा आइस से। फायर स्टैंड फॉर ग्रीड, और जो फायर है, फायर का मतलब है यहाँ पर ग्रीड, ग्रीड मतलब लालच। फायर स्टैंड्स फॉर मतलब कि इसका मतलब होता है फायर का यानी कि अर्थ होना। स्टैंड का मतलब आप इस तरह से लगा सकते हैं कि अर्थ होना। फायर का अर्थ है ग्रीड यानी कि लालच। एंड लस्ट और हवस, लस्ट का मतलब होता है हवस। आइस स्टैंड्स फॉर हेट, और आइस जो है, आइस का अर्थ है नफरत, हेट। द पोइट फेवर्स दोज, जो कवि है फेवर करता है यानी कि साथ देता है, दोज उनका। हु सेज जो कहते हैं, दैट कि द वर्ल्ड विल एंड इन फायर कि दुनिया का अंत आग से होगा। यानी कवि उनके साथ हैं जो लोग ये कहते हैं कि दुनिया का अंत आग से होगा। और आग का मतलब क्या है, लालच और लस्ट, यानी कि लालच से और लस्ट यानी कि हवस से जो है दुनिया का अंत होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। व्हाट फीचर्स, फीचर होती है विशेषताएं। जिस तरह से हम ये कहते हैं कि हमारे मोबाइल में ये फीचर्स हैं, तो उसका मतलब है, हमारे कहने का मतलब कि हमारे फ़ोन के अंदर ये विशेषताएं हैं। तो यहाँ पर फीचर बताने हैं, विशेषताएं बतानी है किसकी, लेपर्ड की। एंड द बियर और भालू की आर डिस्क्राइब्ड बाय द पोइट, जिसके बारे में डिस्क्राइब किया गया है, वर्णन किया गया है कवि के द्वारा। इन द पोएम मतलब कविता के अंदर, यानी कि कविता के अंदर जो कवि ने भालू और लेपर्ड की जो विशेषताएं बताई हैं, फीचर्स बताए हैं, उसके बारे में बताना है। हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल, और कविता का नाम है, जो पोएम है उसका नाम है हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल। अब आंसर देखें इसका। आंसर है द पोइट सेज दैट, कवि कहता है कि द लेपर्ड हैज ए स्पॉटेड स्किन, लेपर्ड यानी कि चीता, हैज ए स्पॉटेड, स्पॉट का मतलब होता है धब्बे, यानी कि आपने देखा होगा कि चीते की स्किन जो है धब्बेदार होती है, उसके ऊपर काले काले धब्बे होते हैं। ए लेपर्ड लेफ्ट ऑन इट्स विक्टिम, जो लेपर्ड होता है, लेफ्ट मतलब छलांग लगाता है अपने शिकार के ऊपर, विक्टिम होता है शिकार, यानी कि चीता अपने शिकार के ऊपर छलांग लगाता है। अगेन एंड अगेन मतलब बार बार, टू किल हिम उसको मारने के लिए। ए लेपर्ड कैन किल फॉर द प्लेजर ऑफ किलिंग, एक लेपर्ड जो है कैन किल वो मार सकता है, फॉर द प्लेजर मतलब खुशी के लिए, ऑफ किलिंग मतलब मारने की खुशी के लिए, यानी कि लेपर्ड को जो है मारने में आनंद आता है, मज़ा आता है, और वो अपनी खुशी के लिए जो है मारता है, यानी कि किल कर सकता है। ए बियर हग्स इट्स विक्टम, और एक जो भालू है, बियर मतलब भालू, हग्स मतलब गले लगाना, लेकिन गले लगाने का मतलब यहाँ पर भालू का ये नहीं है। भालू जो है वो दबोच लेता है, यानी कि हग करने का मतलब है कि वो जकड़ लेता है। इट्स विक्टिम अपने शिकार को, यानी वेरी हाइड मतलब वेरी हार्ड मतलब बहुत टाइट से, ताकत के साथ, यानी कि भालू जो है अपने शिकार को बहुत ताकत के साथ जकड़ लेता है। इफ़ द विक्टिम स्ट्रगल्स, इफ़ यदि द विक्टिम जो शिकार है वो स्ट्रगल करता है, प्रयास करता है, फ्री हिमसेल्फ अपने आप को आज़ाद कराने की, हिमसेल्फ मतलब स्वयं को, अपने आप को, फ्री मतलब आज़ाद कराने की, स्ट्रगल होता है संघर्ष करना, यानी कि जो विक्टिम है अगर वो अपने आप को आज़ाद कराने के लिए संघर्ष करता है। द बियर हग्स हिम वंस मोर, तो बियर्स जो है उसको एक बार और हग करना यानी कि गले लगाना, इसका मतलब है कि वो दोबारा जो है अपनी जो जकड़ है, जो पकड़ है, उसको और मजबूत कर लेता है, यानी कि भालू जो जितना उसका शिकार, भालू का शिकार जितना वो कोशिश करेगा छुटकारा पाने की, भालू जो है उसको उतनी ही अधिक ताकत के साथ जकड़ता यानी कि पकड़ता रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज़ द पोएम अमेंडा, ये जो पोएम है जिसका नाम अमेंडा है ये क्या है, अबाउट यानी कि किस चीज़ के बारे में है। व्हाट आर द थिंग्स अमेंडा इज़ आस्क्ड टू डू, थिंग्स होती हैं चीज़ें, व्हाट आर द थिंग्स कौन सी चीज़ें, अमेंडा इज़ आस्क अमेंडा को कही जाती हैं, टू डू
करने के लिए, एंड नॉट टू डू, और कौन सी चीज़ें जो हैं मना की जाती हैं करने के लिए। आंसर देखें। आंसर देखिए, सम चिल्ड्रन हैव स्ट्रेंज हैबिट। सम चिल्ड्रन यानी कि कुछ बच्चों की, है मतलब होती हैं, स्ट्रेंज हैबिट्स मतलब विचित्र आदतें। स्ट्रेंज का मतलब होता है विचित्र, और हैबिट होती हैं आदतें, यानी कि कुछ बच्चों की जो है अजीब आदतें होती हैं। देयर पेरेंट्स उनके जो माता पिता हैं, आस्क मतलब कहते हैं, देम मतलब उनको, टू अमेंड दीज हैबिट्स कि सुधार कर लें अपनी इन आदतों में। यानी कि उनके जो पेरेंट्स यानी कि उन बच्चों के माता पिता उनको अपनी आदतों में सुधार करने के लिए कहते हैं। दिस पोएम डील्स विद दीज काइंड ऑफ चिल्ड्रन। और ये जो कविता है वो डील करती है विद दीज काइंड्स ऑफ चिल्ड्रन, यानी कि इसी प्रकार के बच्चों के साथ। यानी कि ये कविता जो है इसी प्रकार के बच्चों के बारे में है जिनके अंदर स्ट्रेंज यानी कि विचित्र हैबिट होती है, आदतें होती हैं। इट सेज दैट, ये कहा गया है कि चिल्ड्रन वांट फ्रीडम, कि बच्चे जो हैं आज़ादी चाहते हैं। इट सेज दैट यानी कि ये कहा गया है कि चिल्ड्रन जो है, बच्चे जो हैं, वांट फ्रीडम यानी कि वो आज़ादी चाहते हैं। इन दिस पोएम, इस कविता में, ए स्कूल गोइंग गर्ल, एक स्कूल जाने वाली लड़की, स्कूल गोइंग गर्ल मतलब स्कूल जाने वाली लड़की, नेम्ड जिसका नाम है अमेंडा, इज आस्क्ड टू फिनिश हर होमवर्क। इज आस्क मतलब उसको कहा जाता है, टू फिनिश ख़त्म करें, हर होमवर्क मतलब अपना होमवर्क यानी कि गृह कार्य, यानी कि अमेंडा को कहा गया है उसका होमवर्क फिनिश करने के लिए। टू क्लीन हर रूम, अपना कमरा साफ़ करने के लिए, एंड टू क्लीन हर शूज़, अपने जूते साफ़ करने के लिए। सी इज़ आस्क नोट टू रेज हर शोल्डर्स। सी इज़ आस्क यानी कि उससे कहा गया है नोट टू रेज, रेज का मतलब होता है ऊपर उठाना, हर शोल्डर मतलब अपने कंधों को, यानी कि उसको कहा कि अपने कंधे वो ऊपर ना उठाएं। नोट टू ईट चॉकलेट, चॉकलेट ना खाएं, एंड नोट टू बाइट हर नेल्स, और अपने नाखूनों को ना चबाएं। बाइट मतलब होता है चबाना, काटना, नेल्स होता है नाखून, कि वो अपने नाखूनों को ना चबाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट ए ब्रीफ समरी ऑफ कार्ल सैंडबर्ग्स पोएम फॉग इन योर ओन वर्ड्स। यहाँ पर बताया गया है कि ब्रीफ समरी लिखनी है। कवि जो है कविता का, उसका नाम है कार्ल सैंडबर्ग, और कविता का नाम है फॉग, और अपने शब्दों में इसकी समरी लिखनी है। आंसर देखें। इट इज़ ए वेरी ब्यूटीफुल पोएम, ये एक खूबसूरत कविता है। द पोएट हियर पोर्ट्रेज द पिक्चर ऑफ फॉग। द पोएट यानी कि कवि, हियर मतलब यहाँ पर, पोर्ट्रेज मतलब चित्रण करता है, द पिक्चर ऑफ फॉग मतलब धुंध, धुंध की तस्वीर यानी कि धुंध के बारे में, धुंध की जो है पिक्चर बनाता है, फ़ोटो। इट इज़ सोन लाइक ए कैट, इसको जो है एक बिल्ली की तरह दिखाया गया है। द फॉग कम्स साइलेंटली, फॉग जो है धुंध यानी कि धुंध, कम्स मतलब आती है, साइलेंटली मतलब चुपचाप, यानी कि जो धुंध आती है तो बिना शोर किए, बिना आवाज़ किए आती है। एंड स्लोली लाइक ए कैट यानी कि एक बिल्कुल बिल्ली की तरह, जिस तरह से बिल्ली जो है बिना आवाज़ किए आती है, उसी तरह से यहाँ पर बताया गया है कि जो फॉग है वो भी बिना शोर के, बिना आवाज़ किए आती है। इट कम्स ऑन द लिटिल फीट लाइक ए कैट, यानी कि वो बिल्ली के जो छोटे छोटे कदम होते हैं उसकी तरह, यानी कि बिल्ली जो है दबे पाँव छोटे छोटे कदम रख के आती है, उसी तरह से बताया गया है कि फॉग भी जो है छोटे कदमों के साथ आती है। इट सिट्स ऑन इट्स हंचेज, और वो हंचेज का मतलब होता है कि वो इस पोजीशन में बैठती है कि उसकी जो पीठ होती है वो कुबड़ की तरह दिखाई देती है। हंचेज का मतलब होता है कुबड़। बिल्ली जो है सिकुड़ कर बैठती है तो उसकी कमर जो है ऊपर की तरफ उठ जाती है, उसको हंच कहते हैं। यानी कि बिल्ली जो अपने पुट्ठों के बल बैठ जाती है। इट लुक्स ओवर द हार्बर, इट यहाँ पर फॉग को बोला गया है। लुक्स ओवर द हार्बर, हार्बर होता है बंदरगाह, यानी कि बंदरगाह पर आप इसको देख सकते हैं।
एंड द सिटी, यानी कि इट लुक्स ओवर, यानी कि आपको दिखाई देगी हार्बर पर, बंदरगाहों पर, और सिटी में शहर में, यानी कि शहर और बंदरगाह पर आपको धुंध दिखाई देगी। देन इट मूव्स ऑन साइलेंटली, और उसके बाद फिर ये मूव कर जाएगी, यानी कि चली जाएगी बिना कोई शोर किए, चुपचाप। दस, इस प्रकार द फॉग इज प्रेजेंटेड हियर थ्रू द मेटाफोर ऑफ ए कैट। तो इस प्रकार यहाँ पर जो फॉग है उसको बताया गया है मेटाफोर। मेटाफोर का मतलब होता है अलंकार, यानी कि बिल्ली का अलंकार की तरह यूज किया गया है फॉग को बताने के लिए। दस मतलब इस प्रकार, द फॉग मतलब धुंध, इज प्रेजेंटेड यानी कि प्रस्तुत किया गया है, हियर मतलब यहाँ पर, थ्रू द मेटाफोर, मेटाफोर अलंकार के द्वारा, ऑफ ए कैट मतलब बिल्ली के। इन दिस वे, इस प्रकार, द पोएट प्रेजेंट्स द फॉग, इस प्रकार कवि जो है प्रस्तुत करता है धुंध को, लाइक ए लिविंग क्रिएचर, यानी कि एक जीवित जीव की तरह। क्रिएचर का मतलब होता है जीव, और लिविंग क्रिएचर मतलब ऐसा जीव जो जीवित है। तो धुंध को यहाँ पर एक जीवित क्रिएचर के तौर पर प्रस्तुत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, हाउ इज द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन बैलड। अब बैलड का मतलब होता है लोक कथा। तो कहते हैं कि कैसे जो ये जो पोयम है जिसका नाम है द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन, ये जो कविता है, ये जो पोयम है, ये एक बैलड किस तरह से है। बैलड का मतलब होता है लोक कथा, यानी कि एक लोक कथा कैसे है। तो आंसर देखें, ए बैलड इज ए सॉन्ग, एक बैलड जो है वो एक सॉन्ग हो सकता है या फिर कोई पोयम हो सकती है। दैट टेल स्टोरी, जो कि एक कहानी सुनाती है, यानी जिसके अंदर कोई कहानी हो। इट नरेट द स्टोरी, इसके अंदर जो है नरेट क्या करना मतलब वर्णन करना, कहानी का जो है वर्णन किया जाता है। ऑफ एन एडवेंचर, एडवेंचर का मतलब होता है रोमांच, और रोमांच ऐसे कार्य में होता है जो कि खतरनाक हो। तो इस तरह से एडवेंचर का मतलब आप ये मान सकते हैं कि एडवेंचर एक साहसिक कार्य को बोल सकते हैं। एंड ब्रेवरी यानी कि बहादुरी। इट टेल्स द स्टोरी ऑफ ए ब्रेव ड्रैगन, इसके अंदर बताई गई है एक बहादुर ड्रैगन के बारे में, यानी कि बहादुर ड्रैगन की कहानी है। इट इज़ हाईली म्यूजिकल, ये एक बहुत ज़्यादा म्यूजिकल है। ड्यू टू इट्स राइम स्कीम, इसकी राइम स्कीम के अनुसार। राइम स्कीम आपको पता होगा, जब आपका स्टैंजा आएगा तो उसमें भी एक क्वेश्चन ऐसा आता है जिसमें राइम स्कीम के बारे में पूछा जाता है। राइम स्कीम का मतलब होता है कि उसके अंदर आपको ये ढूंढना है कि जो मिलते जुलते वर्ड कौन से, यानी कि जिनका उच्चारण एक जैसा लगे, वो राइम वर्ड होते हैं। तो इसकी वजह से ही जो है ये पोयम हाईली म्यूजिकल है। दिस पोयम हैड ऑल दीज क्वालिटीज़, इसके अंदर ये सारी क्वालिटीज़ थी। सो इट इज़ ए बैलड, और इसी वजह से इसको लोक कथा यानी कि लोक गाथा बोला गया है। तो ये थे आपके क्लास 10th की इंग्लिश की बुक फर्स्ट फ्लाइट के पोएम के सभी 5 नंबर वाले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बटन के ऊपर क्लिक कर लें ताकि जब नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।